हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 11वीं की हिंदी खंड काव्य आरोह की ये कविता वे आंखें जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है इसको पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, ये कविता सुमित्रा नंदन पंत जी के प्रगतिशील विचारधारा का एक अंश है जो उन्होंने एक किसान के दुख दारुण उसके जीवन की जुड़ी कठिनाइयों को ध्यान में रख के लिखा गया है। कवि बड़े ही दुखी हो जाते हैं जब वो किसी किसान की आंखों में झांकते हैं। ठीक है, इससे उनका हृदय बिल्कुल व्याकुल हो उठता है। उन्होंने इस कविता की रचना की है। तो किसी भी खंडकाव्य को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम उसको उसी लय में पढ़ने की, आरोह या अवरोह से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आरोह क्या होता है? सुर लय ताल के साथ कहाँ उतार लाना है, कहाँ चढ़ाव लाना है, इस चीज को पढ़ना ही आरोह होता है। तो इस कविता को हम पढ़ेंगे और जब हम इस कविता को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इस कविता में क्या व्याख्या करने की कोशिश कवि कर रहा है वो हमारे मन में घूम उठेगी। ठीक है, तो देखते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि कहता है कि जब वह किसान की आंखों में देखता है, किसान की आंखों में उतरने की कोशिश करता है तो वह बिल्कुल डर जाता है, क्योंकि एक किसान की आंखों में, एक किसान की आंखें बिल्कुल उसी गुफा की तरह हैं। ठीक है, देखिए गुहा मतलब गुफा और सरीखे मतलब समान, तो बिल्कुल उसी गुफा की समान एक किसान की आंखें हैं जिसमें पूरा अंधेरा रहता है। हम लोगों ने गुफाओं को देखा होगा, गुफाओं के बारे में सुना होगा, मूवी वगैरह में गुफा देखी होगी। तो क्या होता है ना, एक लंबी सुरंग होती है और दूर दूर तक आप चलते जाइए तो केवल कठिनाइयां, कठोर पत्थर मिलेंगे, अंधेरा मिलेगा जिसको देख के आप डर जाएंगे। तो इसी प्रकार किसान की आंखें कवि को प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, भरा दूर तक उनमें दारुण, दूर तक केवल कठोरता ही भरी हुई है। दैन्य मतलब गरीबी, दुख का नीरव शांत, और गरीबी के दुख से एक किसान बिल्कुल शांत हो गया है, उसका मन किस प्रकार रो रहा है इसी को कवि बताने की कोशिश कर रहा है। वह स्वाधीन किसान रहा कभी, वह किसान स्वाधीन रहा होगा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कागार सदृश वह किसका। एक किसानों में कभी एक किसान स्वाधीन रहा होगा तो उसकी आंखों में एक अभिमान रहा होगा। ठीक है, लेकिन आज उसकी आंखों में देखने के बाद यह झलकता है, किसान का दुख झलकता है कि किस प्रकार यह संसार जो है उसे बीच मझधार में छोड़कर आगे बढ़ गया है। ठीक है, किसान को बीच मझधार में छोड़ने का अर्थ है कि ना तो वो आगे बढ़कर अपनी खेती कर पा रहा है, ना तो वो पीछे लौट के कोई और व्यवसाय कर पा रहा है। तो वो बीच मझधार में, उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। ठीक है, उसके स्वप्न में वो खेत अभी भी लहराते होंगे। ठीक है, जिनसे अब वह बेदखल हो गया है, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, वह खेत अभी भी उसकी आंखों में लहरा रहे हैं जिनसे वह बेदखल हो गया है। बेदखल किसके द्वारा हुआ है? जाहिर सी बात है, जब पहले था तो जमींदार लोग किसानों को ब्याज देकर, महाजन लोग पैसा ले उनसे खेत रखवा लेते थे और उन्हें पैसा देते थे, उस पे ब्याज जोड़ते रहते थे। तो इसी घटना का वर्णन इसमें है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तीर तीर से, वह खेत से अब, उस खेत से वह अब बेदखल हो गया है जिसके तिनके तिनके की हरियाली से एक किसान मुस्कुराता था, हंसता था, प्रसन्न होता था। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। ठीक है, उसकी आंखों में उसकी आंखों का तारा घूमा करता। आंखों की तारा देखिए यहाँ पे एक मुहावरा है। ठीक है, आंखों की तारा, तारा का अर्थ हुआ कि बड़ा ही प्यारा, राज दुलारा किसी का बेटा। तो किसान का जो प्यारा बेटा था, उसकी आंखों का तारा था, वह अभी भी उसकी आंखों में घूमा करता। क्यों आंखों में घूमा करता है? क्योंकि कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कारकुनों मतलब जो जमींदार थे, जमींदार के जो लठदार होते थे, ठीक है, उनके जो अंगरक्षक होते थे, उनके द्वारा वह लाठी से उसका बेटा भरी जवानी में ही मार दिया गया था। ठीक है, तो अब किसी का भी बेटा कम उम्र में दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, जमींदारों द्वारा मार दिया जाएगा, तो वह इन सब चीज से किसान बहुत व्यथित था। और इस कष्ट को कवि ने अपनी किसान की आंखों में देखकर महसूस किया, उसे इस काव्य का रूप दिया। ठीक है, बिका दिया घर द्वार
सब बिक गया। महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, मतलब बेटे को भी मार दिया, घर द्वार भी उसका बिकवा दिया, लेकिन ब्याज की एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी। मतलब इतनी भी इंसानियत पहले के महाजनों में नहीं पाई जाती थी। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। रह रहे कि उसकी आंखों में उसके जो बर्धे थे, बैल थे, बर्धा मतलब क्या हो गया यहाँ पे, बैल हो गया। तो उसके जो बैलों की जोड़ी थी, कोई किसान जब खेती करता है तो ठीक है, खेती करता है तो वो बैलों की सहायता लेता है, क्योंकि इसके द्वारा वो हल जोतता है और फिर बीजों को बोता है, तभी उसके खेत में हरियाली होती है। तो बर्धों की जोड़ी भी महाजनों ने कुर्क करवा दी, मतलब गिरवी रखवा दी, ठीक है। उजड़ी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजड़ी जो है ये किसान की गाय है, ठीक है। तो जो किसान की गाय है वह किसान के सिवा किसी और को अपना दूध दूहने नहीं देती थी। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कभी कभी जो उसके जीवन में पहले का सुख था किसान के जीवन में, वह भी उसकी आंखों में कभी महसूस करता है। बिना दवा दर्पण के घरनी, ठीक है, बिना दवा दर्पण के, बिना दवा ववा नहीं हो पाया। और घरनी मतलब पत्नी, किसी की भी घरनी उसकी पत्नी होती है। तो किसान की जो पत्नी थी वो बिना दवा दर्पण के ही स्वर्ग सिधार गई, मतलब मर गई। जब किसान के पास खेत नहीं रहा, घर द्वार नहीं रहा, ठीक है, उसके बैल नहीं रहे, उसके पास कोई जीने का सहारा नहीं रहा, कोई पैसा नहीं रहा, तो वह अपनी पत्नी की दवा कैसे करवाता। तो दवा के अभाव में उसकी पत्नी स्वर्ग चली गई। आंखें आती भर, ठीक है, स्वर्ग चली आंखें आती भर। और यार देख देख के किसान की आंखें भर आती हैं। देख देख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और उसकी एक छोटी सी बच्ची रहती है, दूध मुही बच्ची रहती है, ठीक है, बहुत छोटी रहती है। माँ के बिना, अब जब माँ ही नहीं रही तो उस बच्ची की देखभाल कौन करेगा, उसे दूध कौन पिलाएगा। तो उसकी दूध मुही छोटी सी बच्ची जो है वो 2 दिन बाद मर गई। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घाती। घर में अब उसकी सिर्फ किसान के घर में उसकी एक विधवा बहू बचती है। जो पहले लोग बहुत कम उम्र में शादियां कर देते हैं, तो अभी केवल एक उसकी बहू बची रहती है। लक्ष्मी तो थी, ठीक है, किसान को ये था कि वो लक्ष्मी है, यद्यपि पति घाती, लेकिन अपने पति के लिए वह अपने पति को नहीं बचा पाई। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, एक दिन कोतवाल ने उसे अपने पास बुलवाया, ठीक है। तब लोग बुरा व्यवहार करते थे। उस समय स्त्रियों की बहुत दयनीय स्थिति होती थी। डूब कुएं में मरी एक दिन। तो इस लज्जा से कि कोतवाल ने उसे अपने पास बुलवाया है, पकड़ के मंगवाया है, ठीक है, वो लज्जा के कारण कुएं में कूद के अपनी जान दे देती है। आगे देखिए, खैर पैर की जूती जोरू, ठीक है, पैर की जूती जोरू मतलब पत्नी। पहले पत्नियों को, महिलाओं की बड़ी ही दीनहीन दशा होती थी। वो घर में ही रहकर चौका बर्तन करती थी, बाहर नहीं निकलती थी। आज जो महिलाओं की स्थिति है इससे बिल्कुल भिन्न थी, ठीक है। खैर, तो किसान की आंखों में कभी महसूस करता है कि पहले क्या होता था कि एक पत्नी चली गई, उस पति को छोड़ के भाग गई या फिर उसकी मृत्यु हो गई, तो बड़ा ही आसान था दूसरा विवाह करके दूसरी पत्नी को लाना। तो वही किसान की आंखों में कभी महसूस करता है, खैर पैर की जूती जोरू, कि कोई बात नहीं, पत्नी तो पैर की जूती है, जैसे पैर की जूती एक खराब हुई तो हम दूसरी बदल लेते हैं बड़ी आसानी से, उसी तरीके से बदल ली जाएगी। लेकिन न सही एक दूसरी आती, ठीक है, एक नहीं सही एक चली गई तो क्या हुआ, दूसरी मैं ले आऊंगा। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन जैसे ही उसकी आंखों में फिर से उसके पुत्र की सुध आती है, उसके पुत्र की छवि आती है, तो सांप लौटना मतलब बहुत कष्ट होना, और उसकी छाती फट जाती है, मतलब इतना कष्ट होता है। ये एक कहावत है, ठीक है। तो उसके हृदय में बड़ी ही वेदना उत्पन्न होती है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। जो उसके जीवन का पिछला सुख था, जब वह स्वतंत्र था, स्वतंत्र रूप से अपनी खेती करता था, उसके बर्दे थे, उसकी पत्नी थी, उसके बेटे बहू थे, उसकी छोटी सी बच्ची थी, तो जब वो पिछली यादों में खो जाता है तो कुछ क्षण के लिए उसकी आंखों में खुशी की एक चमक आती है। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन मतलब मन, लेकिन उसका मन जो है तुरंत शून्य में चला जाता है, कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहता, तीखी नोक सदेश बन जाती, ठीक है। और जो उसका पिछला दुख है उसे फिर
आती है अगले ही पल हम दुखी हो जाते हैं कोई चीज सोच करके। तो उसी तरीके से कि एक क्षण तो पुरानी स्मृति, पुरानी सुख की स्मृतियों को सोचकर कवि की आंखों में चमक आती है, लेकिन दूसरी ही क्षण जो है उसका मन शून्य के समान हो जाता है, एक पुतला जैसा बन जाता है। ठीक है, तो ये आंखें इसकी व्याख्या है, इस व्याख्या को आप लोग देख लीजिएगा, इसके बाद मैं इसका अभ्यास कार्य करवाऊंगी। धन्यवाद।